हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अगर बाय द वे नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी। और आज जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बेस्ड है कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, an aluminium nail has an excess charge of plus 3.2 microcoulomb. How many electron must be added? कितने इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं? किसके लिए? बाय द वे, टू बी एडेड टू नेल मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कितने इलेक्ट्रॉन हमें इसमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो हमें क्या गिवन है? यहाँ गिवन है आपको चार्ज, ठीक है। एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर क्या करने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं वो देखना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज E? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻करेंगे तो हमें क्या गिवन है? Q गिवन है 3.2 माइक्रोकुलम। माइक्रो को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ कुलम। E की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? Q बाय E लिख सकते हैं। Q की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻⁶ और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा दिस वन। एंड प्लीज चेक, आपको कैलकुलेशन प्रॉपर वे में करनी है, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है, तो आंसर आएगा 2.0 इंटू 10⁻13। ठीक है, यहाँ कोई इसकी यूनिट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि n क्या है? नंबर, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है हमने यहाँ पर? फॉर्मूला अप्लाई किया है Q इक्वल टू NE। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q ऑलरेडी आपको गिवन था, और E हमें पता है, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है N। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, अगर चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, द चार्ज ऑन द बॉडी इज, चार्ज क्या होगा? क्योंकि बिकॉज अब चार्ज हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास चार्ज होते हैं तीन टाइप के। चार्ज हमारा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। लेकिन हमें पहले चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। चारों ऑप्शन है, मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी जीरो। नहीं, एक बॉडी जब चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर रही है किसी भी दूसरी बॉडी को, तो जरूरी नहीं है कि वो केवल पॉजिटिव हो या केवल नेगेटिव हो। वो क्या हो सकता है? वो नेगेटिव भी हो सकता है चार्ज हमारा, वो चार्ज हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, चार्ज न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना, जीरो भी तो हो सकता है। तो आंसर आएगा मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन गन इन अ टीवी सेट shoot out a beam of electron. The beam current is 16 माइक्रो एम्पियर। सबसे पहले आप यह नोटिस करिए, आपको क्या गिवन है? करंट। और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? I से। कितना गिवन है? 16 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? और एम्पियर में, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁶। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, ओके, इन द टीवी स्क्रीन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब यहाँ पे आपको टाइम गिवन है, ठीक है, और टाइम कितना गिवन है? पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। अच्छा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, और आपको मैंने भी पहले भी बताया था। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई T। क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q बाई T, और Q इक्वल टू क्या होता है? NE बाई T। तो हमारे पास यहाँ सारी वैल्यूज हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब
हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर फ्लो होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम वैल्यू सारी है अपने पास में, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे, I इक्वल टू हो गया एन ई बाई टी, और अगर हम देखें तो I की वैल्यू है अपने पास 16 इंटू 10⁻⁶, एन एज इट इज रहने दीजिए। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, पर सेकंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻14। आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन ये है, प्रोसेस और सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला हमने वही सेम अप्लाई किया, I इक्वल टू क्यू बाई टी और I इक्वल टू एन ई बाई टी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student carries out an experiment and plot the VI graph। यहाँ प्लॉट कर रहा है VI ग्राफ। 3 सैंपल आपको गिवन है, फर्स्ट है आपका R1, सेकंड है R2 एंड थर्ड वन इज R3, R1, R2 और R3। ठीक है, और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस कंडीशन में हमारा क्या, कौन सा, मतलब ये जो दे रखा है ना रिलेशन, क्या रिलेशन दे रखा है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, R1 is greater than R2 is greater than R3, R2 R3 R1 और R3 R2 R1, क्या इसमें सही है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, VI ग्राफ है, और अगर VI ग्राफ है तो यहाँ एक रिलेशन हमें पता है, क्या रिलेशन, कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में जब मैंने बताया था, ये चैप्टर पढ़ाया, उस वीडियो में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था। ये होता है हमारा 1 बाय स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो मींस ये ग्राफ का क्या है, रेजिस्टेंस और इसका स्लोप का क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लोप है हमारा R1 का। R1 का क्या स्लोप है, R1 का स्लोप ऑफ R1 क्या है, मैक्सिमम। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ R3, स्लोप ऑफ R3 सबसे क्या है, मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशन की, तो रिलेशन क्या होगा, R3 सबसे ज्यादा और R1 सबसे कम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज, आंसर क्या होना चाहिए, आप देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा, क्योंकि R3 का स्लोप मिनिमम है, R3 का स्लोप क्या है, मिनिमम। इसका मतलब R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, एंड इसका रीजन क्या है, रीजन है ये। ठीक है, चलिए, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक रजिस्टर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, जैसे ही रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आ जाए, आपको एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी वायर की, अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होती है किसके, रेजिस्टिविटी के। वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है और जो कंडक्टिविटी है वो एक दूसरे के क्या है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो क्या रहेगा हमारे पास में, कांस्टेंट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट्स व्हाई अगर हम बात करते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी करोगे तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, लेंथ कितना गिवन है L, और यूनिफॉर्म एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया R। तो यहाँ से R इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रो इक्वल टू L बाय A। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और हमने क्या कर दिया, अब लेंथ को कर दिया है डबल, और R क्या हो गया आपका, R हो गया, और एरिया कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया कितना होगा। तो अगर हम इसको R डैश ले लें तो लेंथ को भी हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। और अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या रिलेशन आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा हमारा, जो A डैश है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस A, डबल हो जाएगा एरिया भी सॉल्व जब आप
आप इसे करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि हमने क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास में रो एल बाय आर। ठीक है, ये हो जाएगा रो एल बाय आर। यहां से हम ये चीज लिख रहे हैं तो हमारा ए डैश क्या हो रहा है, ए डैश हमारा ट्वाइस हो रहा है। ठीक है, और रो एल बाय को हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से आइडिया लग गया है कि जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की कोई क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी इस टाइप की कोई क्वेश्चन आए जिसमें लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एन रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस है अभी हमारे पास में, n रेजिस्टेंस हैं जो कि दे रखा है कैपिटल R when they are connected in parallel, जब वो पैरेलल में है। when these n connected in series the resultant will be, पहले वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। जब अगर पैरेलल में n रजिस्टर्ड कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और सो ऑन। कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, नंबर ऑफ तक जाएगा, ये हमें पता है। और वो उसने कितना दे रखा है, nr1, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे r की, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 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 r हो जाएगी, सबकी वैल्यू यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन। कितना हो गया, r n तक हो गया। इसको R इक्विवेलेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी और वो R आपका कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू, इसको नंबर ऑफ हो गया, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, n टाइम्स है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n/r। ठीक है, तो ये कितना हो गया, n/r। तो यहां से मैं क्या कर रही हूँ, इसको r डैश मान लीजिए, अभी आप r डैश मैंने इक्विवेलेंट को लिखा है, आप चाहे तो इक्विवेलेंट लिखे। और ये r हमने कहां से लिया, अच्छा स्मॉल r दे रखा है ना, चलिए स्मॉल r ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ क्या गिवन है, स्मॉल r गिवन है, जैसा गिवन है आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आएगी, स्मॉल r की, और वो आ जाएगी nr। ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने निकाला जब हमारा वायर कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल। अब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं किसमें, सीरीज में। किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में। ठीक है, चलिए अगर अब हम सेम यही चीज कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, कहां तक, n तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, nr। अच्छा वैल्यू कितनी है, सेम R वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, nr। आपके पास यहाँ R की वैल्यू है, ये रही R की वैल्यू। ठीक है, पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ध्यान रखिएगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से R इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, n इंटू एन आर। सॉल्व करो, आंसर आ गया n²r। देखो जरा एक बार, n²r है क्या हमारे, यस, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पैरेलल में कनेक्टेड है, स्मॉल r आपको गिवन था यहाँ पे r ओम, हमने r रखा तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई, स्मॉल r की। ये स्मॉल r हमने पुट कर दिया किसमें, सीरीज में। तो हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया किसमें, कि अगर बाय द वे आप उसे सीरीज में कनेक्ट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपके सामने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट आपको बना रही हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या होगा, एक, चलिए मैं नॉर्मली आपको ड्रॉ कर देती हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये, ठीक है, ए और बी की। तो ये जो ओम है 3 ओम और ये 7 ओम, ये 3 ओम और ये 7 ओम, ये आपस में किसमें है, सीरीज में। यहाँ क्या है, यहाँ है ए और बी, और यहाँ कितना है आपका ए और बी में, ये है 10 ओम। ठीक है, और उसके बाद अगेन यहाँ आपका कनेक्टेड है 10 ओम रेजिस्टेंस
एंड 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 5 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम सर्किट को सॉल्व करें तो पहले ये दोनों आपके किस में कनेक्टेड है, ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, एंड अगेन ये दोनों आपके किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपको पता है ना सीरीज और पैरेलल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और अगर पैरेलल में है तो 1/R1, ठीक है। तो 1/ R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/R1 प्लस 1/R2। ये कब है, जब सीरीज में कनेक्टेड है, और ये कब है, जब पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, टोटल आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल, अ रजिस्टर एंड अ की, तीन चीजें हैं यहाँ पर, पहला है सेल, फिर रजिस्टर और फिर की। Ammeter are and ammeter are arranged as shown in the circuit diagram. The current recorded in the ammeter will be, अब देखिए डायग्राम में अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे चार चीजें मिली हैं। पहला क्या है हमारे पास में, ये हो गया सेल, की, अमीटर एंड रेजिस्टेंस। वो बोल रहा है कि आपको सबसे ज्यादा करंट किस अमीटर से मिलेगा, मैक्सिमम इन 1, मैक्सिमम इन 2, मैक्सिमम इन 3 और सेम इन ऑल केसेस, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, करंट आपका सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों रहेगा सेम और नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, सोचो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अमीटर की। अमीटर का काम क्या है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, और सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो करंट सब में क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ा था कि अमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको अमीटर को सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो करंट विल बी सेम इन ऑल दी सर्किट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम इन ऑल केसेस। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो अमीटर है हमारा, वो अमीटर कनेक्टेड होता है, कैसे कनेक्टेड होता है, इन सीरीज। अमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, इन सीरीज। किसके साथ सीरीज में होता है, विद रेजिस्टेंस। किसके साथ होता है, रेजिस्टेंस के साथ। तो इस वजह से जो करंट होगा, वो करंट क्या होगा आपका, करंट सेम होगा। और यही चीज हमने पढ़ी थी किसमें, रेजिस्टेंस में पढ़ी थी, सीरीज सर्किट में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो करंट यहाँ पर क्या होगा, सब में सेम होगा, तीनों कंडीशंस में। अब नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। ये आपको देखना है कि इसमें आपको किस में प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। चलिए पहला वाला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, की लगी है, सेल है, रेजिस्टेंस है और अमीटर है। जो अमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों ही किस में लगे हैं, ये दोनों ही आपके लगे हैं सीरीज में। जबकि अमीटर तो किस में लगता है, सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर किस में लगता है, पैरेलल में। तो ये गलत हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव आपका यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 10। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये आपका नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर आपका किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, और अमीटर आपका किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, और यही हमारा होता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सर्किट सही है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में अमीटर ही हमारा किस में लग गया है, अमीटर ही लग गया है पैरेलल में, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ और सेकंड लगभग सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ देखो ये सिंबल चेंज कर दिए, तो ये हमारा गलत। बिल्कुल सही जो कनेक्टेड है वो कौन सा कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपका दिस वन। यहाँ देखोगे अगर आप तो पॉजिटिव, और यहाँ देखोगे तो आप नेगेटिव से नेगेटिव। क्लियर हो गया। आंसर कौन सा सही है, आंसर सही है हमारा सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर कनेक्टेड रहता है किसमें, वोल्ट मीटर कनेक्ट रहता है हमारा पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल। और अमीटर कैसे होता है कनेक्टेड, सीरीज। अमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have। अगर हम बात कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक 2 ohm है और एक 4 ohm है, और दोनों कनेक्टेड एक बैटरी से, तब इस कंडीशन में क्या होगा, सेम करंट
flowing through them when connect in parallel, जब वो parallel connect है. Second, same current flowing through them when connect in series. Third है आपका same potential difference across them when connected in series. Fourth one is different potential difference across them when connected in parallel. ठीक है. अब अगर हम सिचुएशन बात करें तो करंट आपका क्या होगा, करंट थ्रू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम होगा क्या चीज, करंट. ठीक है, तो यहाँ आएगा करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. क्योंकि अभी अभी हम बात कर रहे हैं अमीटर की. अमीटर आपका क्या करता है, मेजर करता है किसे, करंट को. तो करंट अगर आपका सीरीज में होगा तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को वापस से रिपीट करो. क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी. उस कंडीशन में सेम करंट होगा कब, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे. पैरेलल में नहीं चलेगा. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है. और अभी हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरीज के बारे में. तो सेम करंट होगा तो हमारा आंसर सही होगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. A current of 2 ampere flows through a 2 ohm. करंट कितना है, 2 एम्पियर. रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम. व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. When connected across a 9 ohm resistor, then the internal resistance of the battery is. internal resistance की बच्चों अगर हम बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, E इक्वल टू V प्लस आई आर. ठीक है, और आपको पता है V इज इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है आई आर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये पढ़ा है अभी हमने. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस ये हो गया कितना, आई आर. तो यहाँ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, I को कॉमन लिया, हमारे पास बचा R प्लस R. लिख सकते हैं हम इसको ऐसा. ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, E अपॉन R प्लस R. यहाँ जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r क्या है यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस. स्मॉल r क्या है यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस. कैपिटल R क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. E क्या है यहाँ पर, सेल. ठीक है, और उसके बाद आई क्या है यहाँ पे, करंट. तो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल आर. तो स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी, जब हम यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू पुट करने पे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1/3 ओम. अब आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है एंड देन सॉल्व करना है. एंड दिस वन इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपका कहाँ से डिराइव हुआ, समझ में आया. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से डिराइव हुआ, ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर और V इक्वल टू क्या होता है, आई आर. यहां से हमने इसे सॉल्व किया और ये आंसर आया. चलिए नेक्स्ट. Which of the following term does not represent electrical power? P इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आपने पढ़ा है तो आप पावर का फॉर्मूला. ठीक है, पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से. P इक्वल टू क्या होता है, वी आई. तो P इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, V को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, पढ़ा है अभी हमने. V इक्वल टू क्या होता है, आई आर. तो V की जगह अगर मैं पुट कर दूं आई आर डॉट आई, तो P का फॉर्मूला कितना हो गया, आई स्क्वायर आर. मतलब ये तो सही है, यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो P इक्वल टू एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास वी आई, एक फॉर्मूला हो गया क्या, आई आर. अच्छा, हमें पता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू वी बाय आर. लिख सकते हो, यस मैम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो P इक्वल टू अगर वी आई हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई की जगह पे पुट कर देंगे V. तो ये क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाय आर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाय आर. अब चेक करो, अब देखोगे तो आई स्क्वायर आर आंसर आ गया, वी आई आ गया, ये आ गया. मतलब हमारा आंसर कौन सा इनकरेक्ट है, डायरेक्ट मिल गया हमें आंसर. दिस वन इज आंसर. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किससे, आई आर स्क्वायर से, लेकिन किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, वी आई से प्रेजेंट कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर से कर सकते हैं और वी स्क्वायर बाय आर से कर सकते हैं. तो क्लियरली आंसर मिल रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. In the following circuit, heat produced in the resistor of a combination of resistance कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी. अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे बैटरी कितनी है आपकी, 12 वोल्ट है. ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है. तो सेम इन ऑल केसेस, मिनिमम इन केस 1.
वो पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन, किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम इन केस 2, मैक्सिमम इन केस 3, मैक्सिमम इन केस 1, किस में सबसे ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट का एक रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ में, दैट H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका 1/r। H इक्वल टू क्या होता है 1/r, और H को हम क्या लिख सकते हैं ना V²/r भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा ये क्या निकला, रेसिप्रोकल निकला है। तो सबसे ज्यादा इस कंडीशन की वजह से हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन केस 3। हीट प्रोड्यूस सबसे ज्यादा किसमें होगी, थर्ड केस में होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। ये सिंगल है और ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम इन केस 3 एंड दिस इज द रीजन, इस रीजन की वजह से। Two bulb, one of 50 ohm and other one is 25 ohm are connected in a series। किसमें लगे हुए हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। और पूछा है आपसे रेशियो ऑफ करंट फ्लो थ्रू देम। करंट तो क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं सीरीज की, हम बार बार एक ही एक चीज रिपीट कर रहे हैं, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1/1। क्यों, क्योंकि वो किसमें लगा हुआ है, सर्किट अभी आपका किसमें है, सीरीज में है। और सीरीज में जो रेशियो होता है वो करंट क्या होता है आपका, करंट रेशियो, करंट आपका सेम रेशियो में होता है। कौन सा सेम रेशियो हम ले रहे हैं, 1:1। सो आंसर इज दिस, ठीक है। और ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series। ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी है। हीट डिसिपिएटेड बाय द 4 ohm in 5 सेकंड विल बी। 4 ohm है और 5 सेकंड है, कितनी हीट डिसिपिएटेड होगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट की, तो टोटल आर कितने हैं अपने पास, R1 प्लस R2, दैट मीन 2 + 4 कितना आ गया टोटल 6 ओम। यहाँ बैटरी कितने की कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना यहाँ पर क्या निकला है, 5 सेकंड में कितना रेजिस्टेंस हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है V/R, ठीक है। तो ये हो गया 6/6। टाइम कितना हो गया हमारे पास 1 सेकेंड। यहाँ हमने क्या निकाला, टाइम निकाला पहले 1 सेकेंड। क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हीट का, H इज इक्वल टू I²RT। क्या फॉर्मूला होता है हीट डिसिपिएटेड फाइंड करने का, I²RT। अब अपने पास I है, R है और T है। R कितना है 4 ओम, T कितना है 5 ओम, I कितना फाइंड आउट किया अभी हमने 1 सेकेंड। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, हीट डिसिपिएटेड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आपको बस सिंपल सिंपल देखते जाना है कि क्या कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट हमने सबसे पहले किसमें फाइंड आउट किया, सीरीज में फाइंड आउट किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे जो असर्शन रीजन पे हैं। अब हमें देखना है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप असर्शन को पूरा पढ़िए, फिर आप उसका रीजन भी पढ़िए, और फिर देखिए कि ये जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन आपके क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। तो असर्शन क्या कहता है, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। सेल अभी किसमें है, ओपन सर्किट में है। दो टाइप के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। देयर इज नो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो उस टाइम पे कोई फोर्स नहीं होगा, कब, इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल में। एंड देयर इज नो फील्ड इनसाइड द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। और अगर सेल ओपन सर्किट में है तो वहां भी क्या है, वहां भी कोई भी फील्ड नहीं है। अगर फोर्स नहीं है, फील्ड नहीं है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब ये है कि अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा तो वहां कोई फील्ड नहीं होगा। मतलब दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो दिया है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट देयर इज नो फील्ड इनसाइड। वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है। चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है तो कौन सा सर्किट हुआ, ओपन सर्किट हुआ, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? assertion रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. For a conductor, electric current does not vary, even its cross-sectional area vary. For a conductor, electric current does not vary. Electric current vary नहीं करेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन वेराई करेगा, ऐसा असर्शन कह रहा है. इसका रीजन वो बोल रहा है अ कंडक्टर रिमेन अनचेंज व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट. एक कंडक्टर आपका क्या रहता है? अनचार्ज रहता है जब उसमें करंट फ्लो होता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? रिमेन अनचार्ज. तो मतलब ठीक है, एसर्शन सही है, रीजन सही है, हम मना नहीं कर रहे. एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि R इक्वल टू रो L बाय A होता है. अगर उससे रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ होता रीजन तो हम बोलते भी. तो एसर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Ohm's law is universally applicable for all conducting element. ठीक है. All conducting element show straight line graph variation on IV plot. ठीक है, वो कह रहा है कि जितने भी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि Ohm's law is universally applicable for all conducting element. All conducting element है, और दूसरा वो कह रहा है कि all conducting element show straight line graph. जितने भी conducting element हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेंगे. नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी. तो बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ हर एक कंडक्टर पर एप्लीकेबल हो रहा है. और दूसरा, जरूरी भी नहीं है कि अगर आप आईवी ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिलेगा. तो बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स. लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं. हीट इज जनरेटेड कंटिन्यूअसली इन एन इलेक्ट्रिक हीटर बट इट्स टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. हीट इज जनरेटेड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक हीटर में, और टेम्परेचर भी क्या है अभी हमारा? कांस्टेंट है. लेकिन वो कह रहा है कि बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद में वहां पर क्या हो जाता है? वो क्या होने लग जाता है? टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. ठीक है. As the stage when heat produced in heater is more than to heat dissipated to its surrounding, the temperature of heater become constant. दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं. At the stage when heat produced in a heater, जब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ही ज्यादा, देन टू हीट डिसिपेटेड टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में क्या होने लग जाएगा? बाहर के टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाएगा? हीटर बिकम टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट. टेम्परेचर एक क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा. तो ये भी यही लाइन बोल रहा है, ये भी यही लाइन बोल रहा है. तो एसेशन रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ये बच्चों क्वेश्चन थे हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसपे अभी हमने क्या करा? सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, हीट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, एसर्शन रीजन हमने देख लिया है, और जो हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक थे जैसे कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, उस पर भी हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं. तो आप एक एक क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिए, आंसर्स ट्राई कीजिए कि जो मैंने आंसर्स यहाँ पे टिक किए वही सेम आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. नहीं आ रहे हैं तो मैंने हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है. जिन बच्चों ने थियोरी नहीं पढ़ी है, पहले एक बार आप थियोरी पढ़िए, उनका शॉर्ट नोट्स बनाइए. ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू. See you soon.